जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गणित विषय गुरुकुल से आपका दोस्त शिक्षक अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने नेबरहुड क्या होते हैं, डिलीटेड नेबरहुड क्या होते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था। उसके आगे की कड़ी में हम लोग आज के दिन कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूअस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन लिख रखी है, समझते हैं। अ सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसके पहले जब मैंने लिमिट का वीडियो बनाया था उसमें बताया था जब भी हम किसी फंक्शन की बात करेंगे तो जनरली हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करेंगे। सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है, समझाया है। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद यदि आप ये वीडियो को देखते हैं, समझते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कंसेप्ट को समझना। अ सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट z equals to z0 if for a given epsilon greater than 0, however small, there exists delta greater than 0 depending on epsilon such that z minus z0 less than delta implies f of z minus f of z0 is less than epsilon। कहने का क्या मतलब है, यदि कोई फंक्शन इस z0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो तो ये जो नेबरहुड है आपका z प्लेन वाला, z से z0 डिस्टेंस z माइनस z0 कभी भी लेस देन डेल्टा होगा। ओपन नेबरहुड की डेफिनेशन है, यहाँ पे नेबरहुड की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी समझाई है। z माइनस z0 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज z का जो फंक्शन है f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कंटिन्यूटी की थ्योरी डेफिनेशन है। कहने का मतलब क्या है, जब यह जो z है z0 को पाने की कोशिश कर रहा है, z टुवर्ड z0 हो रहा है, z0 को पाने की कोशिश कर रहा है, तब जो फंक्शन की वैल्यू है z पॉइंट पे f ऑफ z बराबर रहेगी z0 पॉइंट के। तो z0 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, उस फंक्शन के बराबर आ जाएगी जहाँ पे लिमिट अप्रोच हो रही थी। इसे ही हम लोग, इसी थ्योरी डेफिनेशन को हम लोग लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z0 के फॉर्म पे लिखते हैं। फिर से समझ लेंगे, सॉरी। लिमिट हमने लगाई z से z0, z पॉइंट z0 बनने की कोशिश कर रहा है, मूव टुवर्ड z0 हो रहा है। फंक्शन f ऑफ z क्या मिलेगा हमको, अगर हम फंक्शन को देखें तो इज इक्वल्स टू में हमको लिमिट के डेफिनेशन में l मिल रहा था। फंक्शन कोई तो भी फाइनाइट पॉइंट l, लिमिट यहाँ पे l लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ इतना बदल दिया है, यहाँ पे f ऑफ z है। l बनने की, लिमिट बनने की कोशिश कर रहा था, फाइनाइट वैल्यू आने की कोशिश हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो, जब आप इस तरीके से लिमिट अप्रोच करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ z0 पे क्या आएगी, वो इसके बराबर होगी। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे थ्योरी की डेफिनेशन है और ये आप लोगों को फार्मूला कंटिन्यूटी का आपको समझ में आया है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है z प्लेन w प्लेन के डायग्राम है। कंटिन्यूटी इन अ रीजन, रीजन का मतलब है पूरे के पूरे रीजन में, डोमेन में, पूरे के पूरे सेट में कंटिन्यूटी क्या होती है। अ फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन अ रीजन या फिर डोमेन D। यहाँ पे कोई तो भी एक डोमेन है, सेट है, या उसे हम रीजन के नाम से भी जानते हैं, रीजन है, डोमेन है, सेट है। इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ रीजन डोमेन, ठीक है। पूरे के पूरे रीजन में कंटिन्यूअस कब होगा, जब यहाँ पे देखिए ये डोमेन है, डोमेन के हर एक पॉइंट में, जैसे z से z0 हम लोग ले रहे हैं लिमिट, f ऑफ z के बराबर आ रहा है f ऑफ z0। ऐसा z0 के लिए हुआ, वैसा किसी z1 के लिए हो जाए, किसी z2 के लिए हो जाए, किसी z3 के लिए हो जाए, सेम है ना। लिमिट आ जाए आपकी z टेंस टू, अगर आप z2 ले रहे हैं f ऑफ z इक्वल टू आ जाए f ऑफ z2, z1 के लिए ले रहे हैं तो z1 आ जाए, z3 आ जाए। इस तरीके से हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लाई कर रही है। यदि अगर फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता नजर आ रहा है तो हम उसे एंटायर रीजन पे उसे कंटिन्यूटी कहते हैं, यानी कंटिन्यूटी इन अ रीजन। पूरे ही रीजन में हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे हमें फंक्शन कंटिन्यूअस मिल रहा है, उसे हम कंटिन्यूटी इन रीजन कहेंगे। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, यदि इस डोमेन में, इस सेट में
इस नेबरहुड में कोई एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एफ ऑफ जेड फेल्स टू बी कंटिन्यूस आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूटीज। पॉइंट्स इन द जेड प्लेन, जेड प्लेन के ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन, अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं नेबरहुड में, करोड़ों पॉइंट्स होते हैं, लाखों पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो उसके कुछ पॉइंट्स या बहुत सारे पॉइंट्स या किसी एक पॉइंट में, अगर किसी एक पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है। अगर बहुत सारे पॉइंट्स में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फंक्शन हम लोग कहेंगे। एंड एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी सिंपल डिसकंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस में बहुत आसान सा फ़र्क है, उसके बीच में हम लोग एक चीज़ रख देते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस। तो ये फ़र्क को हम लोग हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, अब यहाँ पे समझते हैं। इफ लिमिट z टेंस टू z नॉट फंक्शन, किसी फंक्शन में हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई बट उस z पॉइंट, z नॉट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आई। वी कॉल z नॉट अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो उस z नॉट पॉइंट पे हमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, सिंस बाय रीडिफाइनिंग एफ ऑफ जेड नॉट टू बी द सेम एज लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ ऑफ जेड। कहने का मतलब क्या है, द फंक्शन बिकम कंटिन्यूस। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि जो फंक्शन को हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे थे और फंक्शन को लिमिट अप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आ जाए, उसी सेम वैल्यू को आप रीडिफाइन कर दे, यानी एफ ऑफ जेड की वैल्यू ले ले, इसकी जो वैल्यू आ रही थी वही आप एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू ले लें, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिकम कंटिन्यूस हो जाएगा। देखिए लिमिट की डेफिनेशन सादी सी है भाई, z टेंस टू z नॉट हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो जब z z नॉट बनने की कोशिश कर रहा है तो फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड नॉट हो जाएगा। एफ ऑफ जेड नॉट यानी इस z नॉट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और इस z पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें इक्वल मिलेगी जब हम किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सिंपल है, एफ ऑफ जेड टुवर्ड्स जेड नॉट की बात हो रही है। तो कंटिन्यूटी यही डेफिनेशन है, और डिसकंटिन्यूटी में भी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, डिसकंटिन्यूटी में किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन या किसी बहुत सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू अलग आ जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो ऐसे पॉइंट्स को हम डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स कहते हैं। और कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बीच के अंतर को हम लोग मिटा सकते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी से। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हटा देने पे फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिखे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एग्जांपल, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे आज एग्जांपल लेंगे कंटिन्यूटी के। एफ ऑफ जेड इक्वल टू हमें दिख रहा है जेड स्क्वायर, जेड इज नॉट इक्वल टू आई, 0, जेड इक्वल टू आई, ये हमारा फंक्शन। यदि हम देखें इसमें हम कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूटी भी चेक करेंगे और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी भी यहाँ पे एक ही साथ एक ही एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा है कि यदि हम देखें कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई, जब जेड की वैल्यू आई है तो हमें वैल्यू दी है 0, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट जेड टेंस टू आई फंक्शन को, यानी लिमिट जेड टेंस टू आई, फंक्शन क्या है हमारे पास जेड स्क्वायर, आई अप्लाई कीजिए तो मीन्स आई का स्क्वायर विच इज़ -1, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें फंक्शन कैसा मिल रहा है, फंक्शन ये डिसकंटिन्यूस मिल रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया बराबर। एक किसी पॉइंट पे, कौन से आई पॉइंट पे, तो इसे हम रीडिफाइन करके कंटिन्यूस बना सकते हैं। कैसे, यदि मैं इसी फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं और ये 0 के जगह मैं यहाँ पे -1 ले लूँ, तो 0 के जगह -1 आ गया, तो यहाँ पे भी 0 के जगह क्या आ जाएगा, -1।
तब आप देखें इक्वेशन 1 और 2 को दोनों -1 है, यानी जब हमने लिमिट अप्लाई की z टेंस टू i किसी फंक्शन को, मान के चलो z टेंस टू i किसी भी फंक्शन को, तो उस i पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, तो इस i पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है क्या, तो इसको और इसको हम चेक करें तो इक्वल आ रहा है, यानी कि वो कंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी फिर हमारी हट जाएगी। इसे ही हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए, यदि मैं एग्जाम्पल लिखूँ इस तरीके से कि भाई sin 2z अपॉन 3z, z इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसको लिखूँ मैं 2/3 z इक्वल, तो z इक्वल टू 0 पे जब फंक्शन इस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 2/3, इक्वेशन नंबर 1। लिमिट अप्लाई कर देता हूँ मैं, लिमिट अप्लाई करूँ z टेंस टू 0 f ऑफ z इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 sin 2z अपॉन 3z, z की जो टर्म है वो 2 है, ये 3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 1/3, लिमिट z टेंस टू 0 sin 2z अपॉन ये खाली रह गया z की यहाँ पे टर्म है 2, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 करेंगे, और इतना जो पोर्शन है वो आपका 1 होता है, तो क्या आंसर आ रहा है आपका 1/3, 1 इंटू 2, यानी आंसर आ रहा है 2/3, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब हम लिमिट लगा रहे हैं z टेंस टू 0 किसी फंक्शन को, तो उस 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है 2/3 और लिमिट की भी वैल्यू आ रही है 2/3। यही कंसेप्ट है सिंपल लिमिट का, कंटिन्यूटी का। लिमिट के डेफिनेशन में क्या होता है कि हम किसी फंक्शन को लिमिट लगाते हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये ऊपर का छोड़ दे और नीचे का इतना एग्जाम्पल देखे, यदि z टेंस टू 0 f ऑफ z को अगर हमने z टेंस टू 0 लिमिट लगाई है तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 2/3, यह फाइनाइट वैल्यू है 2/3, लिमिट आ गई, ठीक है, तो ये लिमिट है। लेकिन हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग को क्या होना, लिमिट तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, लिमिट तो एग्जिस्ट होनी ही चाहिए। दूसरी बात, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ z, ये जो f ऑफ z की वैल्यू है इस 0 पॉइंट पे भी 2/3 है, इसलिए इसे हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। तो ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए कंटिन्यूटी के। इसके बाद और भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 2-3 अच्छे खासे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और कुछ रिमार्क्स को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूटी के रिमार्क को देखेंगे, और लास्ट में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। अगला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस एग्जाम्पल में देखिए z टेंस टू i, यानी i पॉइंट पे हमें इस फंक्शन को बताना है कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखो z की वैल्यू, जब z इक्वल टू i, z की वैल्यू दी है i, तो इस i पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ i इक्वल टू 0 हमें दिख रही है, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। उसके बाद हम लिमिट लगा देंगे, भाई लिमिट इधर भी लगा देंगे, लिमिट z टेंस टू i इस फंक्शन को, और ये इसको भी लगा देंगे जो फंक्शन की वैल्यू दी है हमें, z टेंस टू i z क्यूब माइनस आई जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस आई डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई। ऑब्वियसली इसे आप सॉल्व करें, कॉमन निकालिए, मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से आएगा जेड माइनस आई इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस आई। जेड माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, जेड की जगह आप आई पुट करेंगे तो आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर -1 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 0। तो z की जगह आपने i पुट किया तो i का स्क्वायर यानी -1 प्लस 1 हो गया 0। तब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप चेक कर लीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तो हमें फंक्शन कंटिन्यूस नज़र आ रहा है एट पॉइंट z इक्वल टू i, f ऑफ z इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z अपॉन z 0, z इज़ नॉट इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय z एक फंक्शन दिया है, z इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात जो गिवन है, z इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी है, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे हम, लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z को, और लिमिट z टेंस टू 0 जो f ऑफ z यानी फंक्शन है वो है हमारा रियल पार्ट ऑफ z अपॉन z। z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, तो इसका रियल पार्ट हो गया x, यानी कि अगर हम इसे इस तरीके से लिखे z टेंस टू 0 यानी x भी 0 y भी 0, तो ये हो जाएगा x अपॉन z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई।
इसके पहले लिमिट की डेफिनेशन में, लिमिट के वीडियो में, लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था अलोंग किस किस पाथ से हम लोग लिमिट का अप्रोच लेते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं ले रहा हूँ इस तरीके से कि सबसे पहले ये x है और ये y, पहले मैं लिमिट y को बाहर रखता हूँ, अंदर लिमिट को x को 0 बनाता हूँ, x अपॉन एक्स प्लस आई वाई। यदि मैं x को 0 बना रहा हूँ तो आप देखिए अलोंग में y एक्सिस जा रहा हूँ, किसी भी पॉइंट से, किसी z, ये पॉइंट है z नाम का, मैं 0 के तरफ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि मैं z पॉइंट से 0 के तरफ जा रहा हूँ तो कौन से पाथ से जा रहा हूँ मैं? पहले मैं x को 0 बना रहा हूँ, फिर मैं पहले मैं x को 0 बनाऊँगा, फिर मैं y को 0 बनाऊँगा। तो पहले मैं x को 0 बना रहा हूँ, तो जब आप x ऊपर डालेंगे 0, नीचे भी आएगा 0 प्लस आई वाई, 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार इसी को हम लोग लिखेंगे अगेन दूसरे पाथ से चेक करेंगे, z टेंस टू 0 एफ ऑफ z इक्वल टू एज इट इज़ लिमिट z टेंस टू 0 रियल पार्ट ऑफ z अपॉन z इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 x अपॉन एक्स प्लस आई वाई। अब मैं अलग पाथ ले लेता हूँ, ये हो गया अपना पाथ। मैंने पहले x को 0 बनाया था, अब मैं पहले y को 0 बनाता हूँ, फिर मैं x को 0 बनाऊँगा। तो मैं लिमिट x को बाहर रखता हूँ, मैं पहले y को 0 बनाता हूँ, y टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ मैं x अपॉन एक्स प्लस आई वाई। तो y तो हो गया 0, क्या बचा आपके पास? लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन एक्स, x कैंसिल बचा 1। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 दे देते हैं हम, ये हमारा 2 है और ये हमारा 1। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 और 3 दोनों में अलग अलग लिमिट हम लोग पहले अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जाने के बाद हमें यहाँ पे हम लोग गए पहले अलोंग वाई एक्सिस, फिर बाद में गए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अलग अलग पाथ से अलग अलग लिमिट मिल रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा, वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन लिमिट, जो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल है तो उसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं। तो इसे भी हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हटा के फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे छोटे मोटे, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है। देखो, लिमिट और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बहुत सिमिलर है और बहुत आसान है। एक बार यदि आपको लिमिट और कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गई तो डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक फंक्शन आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। आगे और भी कुछ मैं यहाँ पे रिमार्क और कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ कंटिन्यूटी से रिलेटेड। लास्ट में हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल लिए, उन एग्जाम्पल से हम लोगों को समझ गया है कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रिमार्क्स लिख रखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड आर द कंटिन्यूस फंक्शन एट जेड इक्वल्स टू ए, जेड इक्वल टू ए हो सकता है, जेड इक्वल टू जेड नॉट हो सकता है, कोई दो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका प्लस माइनस इनटू और फ्रैक्शन यानी डिवाइड भी कंटिन्यूस ही होता है। सिर्फ डिवाइड में याद रखिए, जो डिनोमिनेटर में है जी ऑफ जेड, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जी ऑफ ए 0 ना होता हो। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यूस होते हैं। तीसरा पॉइंट है, अ कंपोजिट फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ़ w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस। कहने का मतलब क्या है, फंक्शन का फंक्शन कंटिन्यूस होता है यदि फंक्शन कंटिन्यूस हो। यदि कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है तो उसका भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा। जैसे w इक्वल टू एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, इसका भी फंक्शन लिया मैंने, इसे ले लिया एफ ऑफ w, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा, एफ ऑफ। तो ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ समझाया यहाँ पे अलग तरीके से। सपोज w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये कोई तो भी फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है किसी जेड नॉट पॉइंट पे, किसी ए पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। और ये जो z है, इस फंक्शन ये जो z है ये भी किसी ना किसी चीज़ का फंक्शन, जैसे कि फंक्शन है जैसे कि g ऑफ t। तो ये जो फंक्शन है, अब ये अलग से एक फंक्शन है z इक्वल टू जी ऑफ t।
यह भी कंटिन्यूस है किसी ना किसी पॉइंट पे, टी नॉट पॉइंट पे। तो इसे हम अगर ये टी नॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो हम इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, z नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ टी नॉट। जैसे हम f ऑफ z को, अगर f ऑफ z कंटिन्यूस है तो हम f ऑफ z नॉट से डिनोट करते हैं, वैसे हम लोग अगर z इक्वल टू जी ऑफ टी ए कंटिन्यूस है टी नॉट पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, z नॉट इक्वल टू जी ऑफ टी नॉट। देन फंक्शन w इक्वल्स टू f ऑफ, और z की जो फंक्शन की वैल्यू है वो g ऑफ t है, तो f ऑफ g ऑफ t। तो यह देखो कंपोजिट फंक्शन बन गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन बन गया, इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट t इक्वल्स टू t नॉट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया है w दिया है, जो कि हमें पता है u प्लस आई भी होता है, यदि यह फंक्शन कंटिन्यूस है देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसका रियल पार्ट यानी u और इमेजिनरी पार्ट यानी v, वो सेपरेटली कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएंगे x और y वेरिएबल्स के। या फिर ऐसा समझिए, यदि ये u और v दोनों कंटिन्यूस है तो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका रियल और इमेजिनरी यानी u और v दोनों कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल f ऑफ z इज कंटिन्यूस एट z नॉट। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डेफिनेशन के अनुसार लिमिट z टेंस टू z नॉट, f ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ z नॉट। यहाँ पे देखिए कॉन्वर्सली का साइन हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे लिमिट लग रही है, z का मतलब होता है x और y पॉइंट, z एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट, यू एक्स वाई रियल पार्ट को लग रहा है, तो रियल पार्ट को अगर लिमिट अप्लाई हो रही है तो यू नॉट आ रहा है, और वी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को जब लिमिट अप्लाई हो रही है तो वी नॉट आ रहा है। वेयर हमको पता है एफ ऑफ जेड नॉट क्या होगा, जेड नॉट जेड जीरो इज यू जीरो यू नॉट प्लस आई वी नॉट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो हमारे काम के हैं, 4 पॉइंट्स है। इसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन है, ठीक है, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पूछी जाती है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या कहते हैं? देखिए हम लोगों ने कंटिन्यूटी तो देखा है, क्या देखा है कंटिन्यूटी, किसी भी, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, यहाँ पे इतना भाग में मिटा दे कि भैया हमने देखा है कि किसी z टेंस टू z नॉट यहाँ पे है, डेल्टा नेबरहुड है, z अप्रोच कर रहा है z नॉट को, तो फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ z वो आनी चाहिए f ऑफ z नॉट। तो अब हम इस डेल्टा नेबरहुड में किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि अप्रोच ले ले, z1 z2, ये डिस्टेंस ही है z1 का z2 के साथ जो डिस्टेंस है लेस देन डेल्टा, यानी z1 z2 का हम लोग अप्रोच ले रहे हैं। तो किसी भी z1 z2 पॉइंट के लिए फंक्शन ऑफ z1 माइनस फंक्शन ऑफ z2 का जो डिस्टेंस है, जो लिमिट है, डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, यानी कि जो लिमिट है f ऑफ z1 इक्वल टू f ऑफ z2 होनी चाहिए। यदि हम लिमिट z1 टेंस टू z2 ले रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए फंक्शन f ऑफ z1 इक्वल टू f ऑफ z2। यही हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, एज इट इज़ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा आएगा। फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन अ रीजन डोमेन D, किसी भी नेबरहुड में। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली फंक्शन के लिए एप्सिलॉन रहेगा, और यहाँ पे ओपन नेबरहुड के लिए डेल्टा रहेगा, z1 माइनस z2। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नेबरहुड में क्या होता है, लेस देन डेल्टा होता है। वेयर z1 एंड z2 आर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द रीजन, इस रीजन के किसी भी दो पॉइंट को उठा लो और लिमिट को चेक करो, फंक्शन कंटिन्यूअस आएंगे, यदि तो आते ही है तो उसे ही हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्रूव दैट f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन द रीजन मॉड ऑफ z लेस देन 1। मॉड ऑफ z लेस देन 1 यानी कि यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि 1 रेडियस के अंदर की बात हो रही है। मॉड ऑफ z लेस देन 1 यानी 1 जो है 1 से छोटा लेस देन 1, या डेल्टा को हटा दिए, यहाँ पे अपन लिख देंगे z लेस देन 1, z टेंस टू z नॉट, इसी को रहते 1 से अंदर के दायरे का एक नेबरहुड हम लोग ले रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वी मस्ट शो दैट, हमें क्या शो करना है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। अगर यदि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, कहने का मतलब क्या है कि भैया किसी एप्सिलॉन 0 के लिए, जो कि एप्सिलॉन है कोई नंबर होता है, किसी एप्सिलॉन के लिए
हमें हमारे पास डेल्टा आएगा। वी मस्ट शो दैट गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड, हम कोई ना कोई डेल्टा जरूर फाइंड कर लेंगे, सच दैट जेड स्क्वायर माइनस जेड नॉट स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। हमें इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है जेड स्क्वायर, किसी दूसरे पॉइंट के साथ, जैसे कि फंक्शन है माइनस दूसरा फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन, तो फंक्शन क्या है जेड स्क्वायर माइनस दूसरा फंक्शन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ जेड 2 है तो हम लोग जेड नॉट ले लेंगे। एफ ऑफ जेड हमारे पास है जेड स्क्वायर, तो एफ ऑफ जेड नॉट यानी दूसरा पॉइंट ले ले तो जेड नॉट का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए किसी जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा के लिए, वेयर डेल्टा इज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन एंड और पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट ऑफ द रीजन। इफ जेड एंड जेड नॉट आर एनी पॉइंट्स, जेड और जेड नॉट कोई भी दो पॉइंट्स है किसी मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 यानी 1 रेडियस से कम वाले नेबरहुड के दो पॉइंट्स है z1 और z2, तो हम जेड स्क्वायर माइनस जेड नॉट के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के अनुसार z माइनस जेड नॉट इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा, तो z माइनस जेड नॉट की जो वैल्यू है वो तो हमें डेल्टा मिलेगी, z माइनस जेड नॉट की वैल्यू डेल्टा मिलेगी, पर इसे हम लोग z प्लस जेड नॉट है तो हम प्लस नहीं देखते हैं। देखिए लिमिट में हम लोग माइनस को देखते हैं, डिफरेंस को देखते हैं, तो हमको ये तो पता है डेल्टा है, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करें तो इसे हम मॉड ऑफ जेड और इसे मॉड ऑफ जेड नॉट कहेंगे। तो मॉड ऑफ जेड की ऑलरेडी हमको नेबरहुड क्या दिया है, लेस देन 1 दिया है, 1 से कम दायरे का नेबरहुड है, तो ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा जेड नॉट। यदि इस जेड पॉइंट के लिए 1 लेस देन ले रहे हैं हम लोग तो जेड नॉट के लिए भी, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू 2 डेल्टा। डेल्टा क्या है, आर्बिट्ररी है, कोई ना कोई वैल्यू है। डेल्टा जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, तो हमको एप्सिलॉन चूज़ करना है, तो एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए कभी भी, जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था डेल्टा डिपेंड करता है, तो चूज़ डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2। हमने ऐसी वैल्यू चूज़ की जानबूझ के कि भैया 2 कैंसिल हो जाए और यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाए। तो जैसे हमें ऐसा मिलेगा कि फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन, तो लिमिट की डेफिनेशन आ जाएगी, लिमिट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, z टेंस टू जेड नॉट, फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन वेरीफाई हो रही है, इसलिए हम लोग एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर को कहेंगे ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। एक नीचे एक एग्जांपल दिया है 1/z, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, ये आपको होमवर्क में लेना है, आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, खुद से कोशिश करना है। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, हर एक वीडियो मेरे 30 मिनट के आसपास के है, पूरे लेंदी वीडियो है, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको डिटेल में समझाऊँ। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में यही तक, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, थैंक यू सो मच।